गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा भरेंगे नामांकन। कल बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी शक्ति प्रदर्शन के साथ जमा करेंगे नॉमिनेशन। बिलासपुर को मिलेगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। तैयारी में जुटा सिम्स प्रबंधन। धमतरी में डॉक्टर पर चाकू से हमला। गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। चाकूबाजी में गंभीर घायल डॉक्टर का इलाज जारी। बिलासपुर हाईकोर्ट से गैंगस्टर अमन साहू को झटका। झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़का गांव से नामांकन दायर करने की मांग खारिज। नवा रायपुर में आज से नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 26 अक्टूबर तक होगा टूर्नामेंट। 20 राज्यों की टीमें ले रही हैं हिस्सा। विजेता टीम को मिलेगा 10 लाख का इनाम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। धमतरी से बड़ी खबर है। शहर में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। डॉक्टर पर चाकू से हमला कर दिया गया। गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। चाकूबाजी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। डॉक्टर गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज जारी है। कुकरेल अस्पताल में यह डॉक्टर पदस्थ हैं जिनका नाम भूपेंद्र टंडन है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस की यह घटना है और सिटी कोतवाली थाना पुलिस अब आगे मामले की जांच कर रही है। तो धमतरी में पहली बार नहीं है, लगातार यहाँ पर चाकूबाजी की जो घटना है वो सामने आती है और एक बार फिर से यहाँ पर चाकूबाजी हुई जहां पर डॉक्टर पर ही चाकू से हमला कर दिया गया। गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अज्ञात युवक था। गाड़ी पार्किंग को लेकर जब भी विवाद शुरू हुआ तो उसने अचानक से डॉक्टर पर अटैक कर दिया, जिसका वीडियो भी किसी ने बना लिया है। फिलहाल ये वीडियो अब सुर्खियों में है, खूब वायरल हो रहा है। डॉक्टर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। कुकरेल अस्पताल में डॉक्टर पदस्थ थे। डॉक्टर का नाम भूपेंद्र टंडन है जिनके ऊपर अटैक हुआ है। सिटी कोतवाली पुलिस लगातार मामले में जुटी हुई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल फुटेज के आधार पर, वीडियो के आधार पर ही आगे अब तफ्तीश की जा सकेगी, जांच की जा सकेगी, क्योंकि इसमें ही आरोपी का पता चल पाएगा। फिलहाल आगे उसकी तलाश जारी है। तो शहर में एक बार फिर से देखिए चाकूबाजी हुई है और छत्तीसगढ़ में जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं वो अब आम हो चली है। छत्तीसगढ़ में लगातार चाकूबाजी की वारदातें सामने आ रही हैं। राजधानी रायपुर में पहले चाकूबाजी की कितनी सारी वारदात सामने आ चुकी हैं, उसके बाद अब न्यायधानी की बारी है जहां पर न्यायधानी में ही चाकूबाजी देखने को मिल रही है। जो चाकूबाज हैं, जो आरोपी हैं, वो लगातार लोगों पर अटैक कर रहे हैं। इसी खबर पर देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो देवेंद्र, एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है, क्या जानकारी है? कौन था आरोपी की किस तरह से पतासाजी आगे हो पा रही है और डॉक्टर की हालत भी जानना चाहेंगे। जी बता दो, धमतरी में देर रात की घटना है जब डॉक्टर भूपेंद्र टंडन जो कुकरेल हॉस्पिटल में पदस्थ है, वो अपने दोस्त के साथ में भोजन करने के लकी भोजनालय नामक बस उसमें आते हैं ढाबा में, और भोजन करने से पहले गाड़ी पार्क को लेकर के इन दो युवकों से उनका विवाद होता है। विवाद इतना गहराता है कि मारपीट में उतर जाता है। मारपीट के बाद ये जो घटना है चाकूबाजी में तब्दील हो जाती है। जो पीली शर्ट में जो युवक है वो इस डॉक्टर के ऊपर चाकू से लगातार एक के बाद एक पेट में हमला किया। हमला करने पर डॉक्टर जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। अब बता दूं, इनके दोस्त के ऊपर भी इन शराबी युवकों ने लाठी डंडे से इनकी पिटाई की है। अब बता दूं, ये धमतरी के बस स्टैंड की घटना है जहां लोग रहते हैं, काफी भीड़ भड़ाका इलाका है। उसके बावजूद धमतरी में देखे बेखौफ चाकूबाजी की घटना हो रही है। डॉक्टर को फिलहाल जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती कराया गया जहाँ उनकी इलाज जारी है। बता दूं, धमतरी शहर चाकूबाजी की घटना को लेकर के सहम चुकी है। यहाँ के जो आवाम है वो अपने परिवार को शहर में घुमाने ले जाने के लिए भी आज डर रहे हैं। और पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है यहाँ की आवाम को सुरक्षा देने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। इसी वजह से धमतरी में लगातार चाकूबाजी की घटना बार बार अब हो रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, तो चाकूबाजी की घटनाएं जब भी सामने आती है तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना तो लाजमी है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बस स्टैंड पास की घटना है, तो बस स्टैंड में तो काफी संख्या में लोग भी हमको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई खास पहल नहीं की, यानी कि कोई पहल ही नहीं की। खास तो दूर की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा।
तो छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला राजनांदगांव शहर का है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के सामने दिन दहाड़े एक युवक ने अज्ञात कारण से चाकू से हमला कर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। हत्या की वारदात अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल शंकरपुर निवासी सोनू पटेल तहसील कार्यालय से घर जाने के लिए अपने दोस्त के साथ निकला था। इसी दौरान महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के सामने मनीष वर्मा और छोटू ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, आगे की जांच जारी है। महारानी हॉस्पिटल के सामने एक व्यक्ति एक गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। इसमें तत्काल पेट्रोलिंग टीम पहुंची और पेट्रोलिंग टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को उठाकर अभी पेंडी मेडिकल अस्पताल छोड़ा गया है। दो दोस्त थे ऐसे पता चला है और वो दोनों साथ में ही आए थे, उसी के संबंध में जांच कर रहे हैं। बिलासपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, पुलिस जवानों पर एसपी ने एक्शन लिया है। 4 आरक्षकों पर गाज गिरी है। 3 आरक्षक और 1 नगर सैनिक पर कार्रवाई की गई है। अवैध वसूली सहित अन्य शिकायतों पर यह कार्रवाई हुई है। 3 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। नगर सैनिक को ऑफिस अटैच किया गया है। रतनपुर में आरक्षक रीडर रामधीर टोपो पर कार्रवाई हुई है। तखतपुर में आरक्षक रवि श्रीवास पर कार्रवाई हुई है। वहीं सुरजीत और नगर सैनिक सुशील पांडे पर भी कार्रवाई हुई है। बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह ने यह कार्रवाई की है। तो पुलिस जवानों पर लगातार एक्शन जारी है और एसपी ने एक्शन लिया है। तखतपुर में आरक्षक रवि श्रीवास पर कार्रवाई हुई है। वहीं 3 और आरक्षक ऐसे हैं, एक नगर सिपाही भी है जिन पर कार्रवाई हुई है। सुरजीत और नगर सैनिक सुशील पांडे पर कार्रवाई की गई है, उन्हें लाइन अटैच किया गया। इसके साथ ही ऑफिस अटैच भी किया गया है। बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह ने यह पूरी कार्रवाई की है। पुलिस जवानों पर एसपी ने एक्शन लिया है। बिलासपुर का ही रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर है, नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज उद्घाटन होगा। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहले ओपीडी शुरू होगा। सिम्स प्रबंधन इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। तो राजधानी न्यायधानी से खबर है बिलासपुर से, जहां पर नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हो जाएगा और बिलासपुर वासियों को एक और सौगात मिल जाएगी। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इसका वर्चुअली उद्घाटन कर देंगे और सबसे राहत की बात, ये ओपीडी का संचालन सबसे पहले शुरू कर दिया जाएगा ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सिम्स प्रबंधन इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। तो बिलासपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, चूंकि बिलासपुर की जनता को एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात मिल जाएगी। नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और आम जनता के लिए बेहद राहत की बात है कि उन्हें अब सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल की सौगात मिलने जा रही है। सिम्स प्रबंधन इसकी तैयारी कर रहा है। तो कोरबा जिले में बुधवार को 7 साल बाद जिला पुनर्वास समिति की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए। बैठक में सार्वजनिक उपक्रम और उद्योगों के कार्यों को लेकर चर्चा हुई। समीक्षा के बाद सार्वजनिक उपक्रम और उद्योगों की मनमानी पर डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री लखनलाल देवांगन जमकर भड़के और इस दौरान एससीएल और एनटीपीसी, बाल्को और लैंको पावर प्लांट के अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम साव ने एससीएल की नीयत पर सवाल उठाते कहा कि आपको सिर्फ कोयला उत्पादन से मतलब है, प्रभावितों के मानवीय संवेदना से कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन ये सरकार संवेदनशील है, अब ऐसा नहीं चलेगा। वहीं बाल्को के सीएसआर गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दोना पत्तल बनवाने से काम नहीं चलेगा। इधर कंपनियों ने भी भूस्थापितों के सत्यापन को लेकर विलंब होने की दलील दी है। भू विस्थापित और पुनर्वास की समस्याओं का निराकरण हो, और इसलिए हमने ये बैठक की है। हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सके इसका निराकरण करें। पीएसयूज को कहा है कि उनके सीआरएस के प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अनुसार कोरबा जिले में और क्षेत्र में, प्रभावित क्षेत्र में काम करें। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन डॉक्टर के सहारे के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट से स्टे मिलते ही डॉक्टर सहारे ने फिर से सिम्स के डीन का चार्ज ले लिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स में
शासी निकाय की बैठक ली थी। बैठक में अनुपस्थित रहने पर डीन डॉक्टर के सहारे को निलंबित करने का आदेश दिया था, जिसे डीन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और डीन ने कोर्ट में बताया कि अपने भाई के निधन होने पर 3 दिन की छुट्टी ली थी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सिम्स में शासी निकाय की बैठक बुलाई। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने की जानकारी पहले से ही दे दी थी। कोर्ट ने डॉक्टर सहारे के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य शासन, स्वास्थ्य सचिव के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निलंबन आदेश पर रोक लगाने के बाद डॉक्टर के सहारे सिम्स पहुंचे और वर्तमान डीन डॉक्टर रमनीश मूर्ति के छुट्टी पर रहते हुए चार्ज ले लिया। उन्होंने प्रभारी डीन डॉक्टर अर्चना सिंह की जगह खुद चार्ज संभाल लिया है। डॉक्टर मूर्ति के अवकाश से लौटने के बाद सिम्स के डीन के चार्ज को लेकर नया विवाद हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में गैंगस्टर अमन साहू की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट ने गैंगस्टर की झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। बता दें कि रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर फायरिंग करवाने के आरोप में गैंगस्टर अमन साहू फिलहाल पुलिस के रिमांड पर है। उस पर रंगदारी वसूलने और कारोबारी पर फायरिंग कराने का आरोप है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी रायपुर पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अमन की 25 अक्टूबर को पुलिस रिमांड खत्म हो जाएगी और इसके बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। इधर गरियाबंद के रिहायशी इलाके में नेशनल हाईवे 130 के पास फिर एक बार तेंदुआ नजर आने लगा है। तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में साफ नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तेंदुआ रात में एक दुकान के सामने काफी देर तक घूमता नजर आया और इस वायरल वीडियो के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। जो लोग सुबह और शाम को वॉक के लिए नेशनल हाईवे के आसपास निकलते हैं, उनमें डर का माहौल है। वन विभाग को इसकी सूचना फिलहाल दे दी गई है। तस्वीरें आप देखिए। तो रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखा है और उसके बाद यहां पर जो लोगों का हाल है वो काफी बेहाल है, क्योंकि लगातार यहां पर मूवमेंट नजर आती है। पिछले कई दिनों से यहां तेंदुआ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन एक बार फिर से जब तेंदुआ दिखाई दिया और सीसीटीवी में कैमरे में ये कैद हुआ है, तब से ग्रामीण दहशत के माहौल में जी रहे हैं। फिलहाल NH 130 के पास ये तेंदुआ दिखा है और जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर दिखा है, तो जाहिर सी बात है लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है, वीडियो भी दिखाया गया है। अब आगे वन विभाग लोगों से अपील कर रहा है। केंद्र सरकार नदियों के रास्ते परिवहन सुविधा विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। भारत के अंदर के साथ साथ पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली नदियों में इस तरह परिवहन सुविधा पर फोकस किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश को गोमती नदी जोड़ती है। त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले के सोनामुरा स्थित ICP श्रीमंतपुर, जो कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन है और पड़ोसी देश बांग्लादेश के कोमिला जिले से केवल 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार ये भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार के लिए एक अहम मार्ग है। यदि ये जल मार्ग ऑपरेशनल हो जाता है तो त्रिपुरा अंतर्देशीय जल परिवहन के मानचित्र में भी शामिल हो जाएगा और इससे बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापार को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने गोमती नदी पर बन रहे इस जल मार्ग का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर त्रिपुरा में मौजूद हूँ और ये सीमंतपुरा चेक पोस्ट है, ICP इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है सीमंतपुरा। हाँ, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गोमती नदी है, जो शुरू तो भारत से होती है अगरतला से, लेकिन ये आगे जाकर बांग्लादेश में मिल जाती है और बांग्लादेश के रास्ते होते हुए ये फिर जो है समुद्र में मिलती है। और थोड़ी सी दूर पर ये फेंसिंग है, 0 पॉइंट है। और ये जो हम खड़े हैं यहाँ पर, ये जो एरिया है बेसिकली ये यहाँ पर एक वाटरवेज के लिए पोर्ट बनाया जा रहा है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए माध्यम से। पर्पस यही है कि जो कलकत्ता या दूसरे राज्यों से बंदरगाह, बांग्लादेश के बंदरगाह पर जो सामान आते हैं वो नदियों के जरिए यहाँ त्रिपुरा तक पहुंचा जा सके हैं। और फिलहाल पूरे प्रोजेक्ट को जो है क्योंकि डेवलपमेंट लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है, तो सीमंतपुरा के जो मैनेजर हैं प्रदीप शाह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, ये प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है अभी? अभी प्रोजेक्ट तो 90% कंप्लीट हो गया और बस थोड़ी देर दिन में ये कंप्लीट होने के बाद आशा करते हैं कि हम हमारे नदिया के तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो जाए। ये अभी कोशिश में है। हाल में जो कंडीशंस बनी है बांग्लादेश में, उसके बाद क्या स्थिति थोड़ा बताएंगे अभी? ये स्थिति में ज़्यादा कुछ फर्क अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा ट्रेड में मान लीजिए कि 20 to 30% अभी डिक्रीज हुआ है, वो सही है। वो भी ऐसा नहीं है कि अभी बांग्लादेश सिचुएशन के लिए हो रहा है,
इसमें और भी कुछ कारण है। एक बार ये रूट कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वाटरवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफी बढ़ेगी और उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक बूम आएगा। और क्योंकि लागत कम पड़ती है, खर्चे कम आते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान बहुत कम होगा। हाँ, IBC 24 के लिए त्रिपुरा से मैं स्टार जैन। भिलाई के सेक्टर 7 में होने वाली मसीही समाज की चंगाई सभा को जिला प्रशासन के बाद अब हाईकोर्ट ने भी अनुमति नहीं दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ मसीही समाज की ओर से भिलाई में आज और कल पंजाब के पास्टर बजविंदर सिंह की चंगाई सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन अनुमति मिलने के पहले ही छत्तीसगढ़ बजरंग दल और सिख समाज ने इसका जमकर विरोध किया। धर्म परिवर्तन की शंका जाहिर कर कार्यक्रम को अनुमति नहीं देने की मांग की गई और इसी बीच दुर्ग कलेक्टर ने राष्ट्रपति के दौरे का हवाला देते हुए भी अनुमति नहीं दी। इसके बाद आयोजकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने सोमवार को जिला प्रशासन के निर्णय को सही बताया और कार्यक्रम को रद्द करने के आदेश दिए। इधर दुर्ग कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद बजरंग दल के पदाधिकारियों को लगातार धमकियां भी मिल रही है, लेकिन उनका कहना है कि वह धमकियों से नहीं डरने वाले। पूरा साफ तौर से धर्म परिवर्तन करवाते हैं। हमने यही चीज वहां पर बताया कि वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। हम चूंकि छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान छेड़ रखा है, आह्वान करके रखे हैं, इसलिए इनको परमिशन ना दिया जाए, इसके लिए हम गए हुए थे। ये लगातार 10 वर्षों से हम लोग धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चला रहे हैं। जैसे हमको सूचना मिली तो हम लोगों ने एक हफ्ता पूर्व कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद उन लोगों को 2 दिन बाद हाईकोर्ट में लोग लगाए। उसके बाद हमारे पक्ष से भी हाईकोर्ट में लगा, जिससे हाईकोर्ट ने भी जाना कि यहाँ पर अगर ये इसकी अनुमति दी जाती है तो यहाँ का माहौल खराब हो सकता है, तो उन्होंने इसका निरस्त किया कार्यक्रम। इधर भिलाई शहर के डॉक्टर सहित रिटायर्ड बीएसपी कर्मियों की गाढ़ी कमाई को इन्वेस्टमेंट के नाम पर लूटने वाले डॉक्टर मनमोहन खंडूजा के खिलाफ मामला दर्ज कराने स्मृति नगर चौकी में 28 से ज्यादा लोग पहुंच गए। शहर भर में 100 करोड़ से ज्यादा की रकम ऐंठने के बाद कोलकाता भाग चुके डॉक्टर खंडूजा की गिरफ्तारी हाल ही में छावनी पुलिस ने की थी। रुंगटा ग्रुप के सोनल रुंगटा की FIR पर कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर खंडूजा को जेल भेज दिया है, जिसके बाद लगातार डॉक्टर खंडूजा के लेनदार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पूर्व बीएसपी कर्मी ने बताया कि डॉक्टर खंडूजा के एजेंट उनके पास आए और बैंक से ज्यादा मुनाफा देने की बात कहकर उनकी लाखों की रकम इन्वेस्ट कराई। इसके बाद कुछ महीने तो ब्याज दिया, लेकिन उसके बाद रकम देनी ही बंद कर दी। इस दौरान 2 बार स्मृति नगर चौकी में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी और उस दौरान डॉक्टर खंडूजा ने एग्रीमेंट कर अस्पताल बेचकर रकम वापस कराने की बात कही थी, लेकिन वे अस्पताल बेचकर कब फरार हो गए। BSR हेल्थ वेंचर नाम का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था। ये उसमें लोगों से पैसा जमा करवाते थे और उसी के थ्रू ये हॉस्पिटल रन करते थे। करीबन 1.5 करोड़ है इस लोगों का। तो हम लोग की शिकायत ये है कि डॉक्टर खंडूजा के ऊपर हमारा अलग से FIR दर्ज किया जाए, हमारा पैसा रिटर्न करवाया जाए। 2014 में मैं रिटायर हुआ। उस समय उनका एक एजेंट आकर के ये बोला कि आपको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, आपका जीवन यापन ठीक से हो जाएगा। तो पैसा जहाँ ज़्यादा मिलेगा लोग बाग सोचता है कि ज़िंदगी थोड़ी अच्छी चलेगी उससे। इस लालच में हम लोगों ने वहाँ पैसा करीब मैंने 5 लाख रुपए डाला। अब बात नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप की। तो नवा रायपुर में आज से नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप शुरू हो रहा है। आज से 26 अक्टूबर तक टूर्नामेंट खेला जाएगा। 20 राज्यों की टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। हर टीम से 6 खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ सरकार की भी सहभागिता है। विजेता टीम को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो नया रायपुर में मेगा इवेंट होने जा रहा है और यहां पर नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप आज से शुरू हो रहा है, जो कि 26 अक्टूबर तक खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट में सबसे खास बात भी है कि 20 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो अलग अलग राज्यों से रायपुर पहुंच चुकी है। हर टीम से 6 खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ सरकार की खासतौर पर इस बार सहभागिता रहेगी। विजेता टीम को 10 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जो द्वितीय तृतीय पुरस्कार हैं वो भी विजेताओं को दिए जाएंगे। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ खबरें फास्ट अंदाज में।